नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम यानी कि बात मुलाकात में। और बात मुलाकात में आज एक बार फिर हम एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से बात करने जा रहे हैं, जिनका अनुभव लगभग 40 वर्षों से अधिक का है और बिहार और झारखंड में जिन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं, तो उनसे बात करने से पूर्व उनके विषय में कुछ बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि दीपक कोच गवे जी आपने अपना करियर 1983 में आज़ाद हिंद डेयरी के साथ में शुरू किया और साथ ही आप पूर्व ब्यूरो प्रमुख सहारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही आपने अपनी सेवाएं दी हैं। प्रभात प्रभात खबर बिहार और झारखंड स्टेट न्यूज़ में कोऑर्डिनेटर के तौर पे आपने कार्य किया। साथ ही मैनेजिंग एडिटर तपन पॉलिटिकल मैगजीन बिहार से आप संबंधित रहे। एडीए ग्रुप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया से भी आप लंबे अंतराल तक जुड़े रहे, आपने अपनी इसमें सेवाएं दी हैं और मिनी मेनम जी के साथ आपने लाइव हिस्ट्री इंडिया डिजिटल नेटवर्क का कार्य किया और अभी वर्तमान में बेबाक लाइव भागलपुर में आप इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और किस बेबाकी से किसी भी मुद्दे को कैसे रखा जा सकता है या किन मुद्दों की आज के समय में आवश्यकता है कि बात की जाए, उसको उठाई जाए। तो वो पुरजोर तरीके से अगर कोई रख रहा है वर्तमान में, तो वो दीपक कोचगवे जी हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ यहाँ पे बैठ करके कुछ बातें करेंगे, उनके साथ बात और मुलाकात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बहुत ही नमस्कार। आपने एक मिनट बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका सर, सादर प्रणाम आपको और और आपके सारे दर्शकों का भी मेरा अभिनंदन और प्रेम। जी। सर इतना लंबा अंतराल है आपके कार्य का, इतना अनुभव है आपका, कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। तो 1983 से जब आपने कार्य शुरू किया, तो मैं वहीं से शुरू करूँगी आपसे कि ये आपका पैशन था, शुरू से ही था कि पत्रकार की ही बनना है या कुछ और भी था मन में? ऐसा है कि पत्रकारिता में जो मैंने एक्टिव जर्नलिज्म किया वो शुरुआत की 83 से 1983। जी। दरअसल हमारे परिवार में कुछ 2 लोग जर्नलिस्ट थे, तो उनको देखकर मुझे प्रेरणा हुई कि ये बड़ा ही अच्छा फील्ड है और इसमें हमें काम करना है। तो हमारे माता-पिता कुछ अलग चाहते थे। मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में बनूँ। मगर मैंने जब उन दोनों को देखा तो कुछ ग्लैमरस लगा और लगा कि इसमें काम किया जा सकता है। तो जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था उस वक़्त से सर्चलाइट अखबार हुआ करता था बिहार में और जी, इंडियन नेशन अखबार हुआ करता था। तो जी, जी। लेटर टू एडिटर लिखना शुरू किया। लेटर टू एडिटर में कभी पानी की समस्या तो कभी सड़क की समस्या, कभी विश्वविद्यालय की समस्या। जब वो छपने लगा और जब नाम आने लगा उसमें मेरा, तो मेरा जो मनोबल है और बढ़ा। इसी बीच और मेरे पिताजी और माताजी चाहते थे कि डॉक्टर बने, उनकी बड़ी इच्छा थी। मैंने कोशिश भी की थी, मगर इस लाइन में हम एकदम बुरी तरह घुसने के राह पर थे। बुरी तरह मेरे घुसने के राह पे। हाँ, हाँ, तो जब जब हम वहाँ मेरे जो 2 मामा थे, एक अरुण सिन्हा बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं वो। अभी गोवा में नवहिंद टाइम्स के भी संपादक रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे। उन्होंने ही ब्लाइंडिंग जो था भागलपुर का, उसका उद्भेदन उन्होंने ही किया था। तो मैं उनके साथ लगा रहता था, ये कैसे लिखते हैं। करते-करते जब मेरा मन उधर चला गया, तब फिर लौटने की स्थिति बनी नहीं। तो फिर मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना जी। शुरू किया। पढ़ाई की मैंने टीएनबी कॉलेज से, मैंने पढ़ा भागलपुर से और उसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो में स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ही लगाव था। मैं खेलता भी काफ़ी था, यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में खेलता था, सारा चीज़। तो मैं कमेंटेटर बन गया रेडियो का। और मैं पैनल रेडियो का कमेंटेटर बन गया। मुझे इस बात की खुशी है, उस समय जसदेव सिंह हुआ करते थे कमेंटेटर, जो डायरेक्टर थे। तो जब हम लोगों का ट्रायल कमेंट्री गया तो उन्होंने मुझे अप्रूव करके पैनल में डाल दिया।
उसके बाद मैं लगातार काम करता रहा और फिर मैं पहुंचा पटना 83 में। इस बीच कुछ मैगजीनों में लिखता रहा, यूथ टाइम्स एक मैगजीन आती थी, मैं लिखता रहा इंग्लिश में। तो जब मैं पटना पहुंचा, उस समय पटना में अखबारों का प्रकाशन बहुत कम था। आपको ये लगता था पहले एक आर्यावर्त था, इंडिया नेशन, सर्चलाइट और प्रदीप, और उसी बीच एक अखबार आया था आज हिंदी दैनिक, जो कि बनारस का बहुत ही पुराना जी, जी। अखबार, आज़ादी के समय का अखबार, परारकर जी के समय का अखबार, ये सब था। तो वहाँ मैं गया नौकरी मांगने। तो नौकरी, उन्होंने, मुझ संपादक थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या लिखते हो? तो हमने कहा स्पोर्ट्स लिखता हूँ। तो उन्होंने अच्छा। मुझे भगा दिया कहा कि यहाँ जगह नहीं है। मगर जो स्पोर्ट्स वहाँ लिखते थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वही मुझे कहा कि आप कल से आइए और आप स्पोर्ट्स लिखिए। उनका नाम था सत्य प्रकाश असी, बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़ी मजबूत कलम थी, अब नहीं रहे, हुँ। दुनिया में नहीं है। वो हमारे समझिए कि गुरु और सारा कुछ वही थे। अब मैं स्पोर्ट्स लिखा 4 साल, और हुँ। उसमें मैं बड़े-बड़े खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया, एशियन गेम्स कवर किया, ये सब करके तब मैं आया जनरल में। और जनरल रिपोर्टिंग में, पॉलिटिकल में तो मेरे साथ सुरेंद्र किशोर थे, ये सारे लोग काम करते थे, सीनियर थे। हुँ। मेरा मन वहीं से बढ़ा और मैंने आज अखबार में उसी सीढ़ी से, जिस सीढ़ी पर मुझे कहा गया था कि नौकरी नहीं है, मैं बहुत भावुक से उतर गया था, उसी सीढ़ी पर मैं चढ़ा और मैं वहाँ 15 साल चीफ रिपोर्टर हुआ और बहुत सारी रिपोर्टिंग की, बहुत, हर एक जी, विषय पर रिपोर्टिंग की, और जी। चाहे मतलब ज पॉलिटिकल। जो आपका करियर खेल-कूद से शुरू हुआ और वो विस्तार लेता हुआ कई क्षेत्रों में विभाजित होता चला गया। तो राजनीति का आपका कैसा अनुभव रहा कि बिहार की राजनीति अपने आप में हमेशा चर्चा में रही है और ये कहें कि चर्चा में ही नहीं रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ रही है। हाँ, तो हाँ। ऐसे में आपका क्या अनुभव रहा? बिहार की जो पॉलिटिक्स थी, मैंने जो 83 में देखा, 83 से मैंने ठीक है मैं खेल लिखता था, मगर हुँ। 85 जाते-जाते मैं जब वहाँ के राजनीति जो खेमा है, जब मैं वहाँ प्रवेश किया तो उस समय की राजनीति कुछ अलग थी, कुछ अलग थी। जैसे जब मैं देखा तो उसमें जगन्नाथ मिश्रा वहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मैंने जगन्नाथ मिश्रा को देखा, मैंने विंदेश्वरी दुबे को देखा, मैंने चंद्रशेखर सिंह को देखा, मैंने भगवत झा आज़ाद को देखा, मैंने उसके बाद जब एरा आया, ये एरा जो आया था, ये 4 जो मैंने आपको कहा, वो एरा था। उसमें भी जैसे आज की तारीख में आला कमान जिसको कहते हैं, वो गाइड होते थे आला कमान से, और आला हुँ, कमान जो हुँ। चाहते थे, चाहे वो इंदिरा गांधी चाहती थी, उनका असैसिनेशन भी देखा है हम लोगों ने, राहुल गांधी जो चाहते थे वो होता था, मगर उनके मन का मुख्यमंत्री बनता था उस वक़्त, ठीक है। अभी भी वैसे ही होता है, ऐसा नहीं। मगर जब भगवत झा आज़ाद आए, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ 2 चीफ मिनिस्टर से, एक चंद्रशेखर सिंह से और एक भगवत झा आज़ाद से। दोनों बहुत ही मजबूत और बहुत ही डिसिप्लिन्ड चीफ मिनिस्टर थे। कुछ वाकया भी है जो मैं आपको बताऊँगा, और आज जी, के पॉलिटिक्स में बिल्कुल, अब बिल्कुल। क्या हो रहा है वो भी मैं बताऊँगा। जी, जी, बिल्कुल, तो हम लोग इस टॉपिक पे बिल्कुल बात करेंगे और मैं बताऊँ कि ये रोचक भी होता है अपने आप में, हुँ, लेकिन बहुत लोगों तक सही बातें पहुँच ही नहीं पाती है। जो आम जनता है, वो हमेशा एक अंधेरे के ही उसमें रह जाती है, उसको वो सारी बातें जो उसको जानने का हक है, हुँ, लेकिन सही पत्रकारिता हमेशा एक संदेहास्पद स्थिति में ही रही है। बहुत जी। लंबे समय अंतराल के साथ ये चल रहा है। तो हुँ। ऐसे में आज आपके साथ यहाँ बात करके मुझे लगता है कि उन पहलुओं पे भी हम बात कर पाएँगे, गौर कर हुँ। पाएँगे, जिसकी आवश्यकता है सच में। तो तो मैं छोड़ रहा, मैं 2 रोचक चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चंद्रशेखर सिंह एक ब्यूरोक्रेट सीएम थे। ही वाज़ लुकिंग लाइक इन ब्यूरोक्रेट। उनके पास हम लोग एक बार मिलने गए, हमारे अखबार के चीफ एडिटर आए थे बनारस से, उनको मिलना था और टाइम था 3 बजे का।
हम लोग 10 मिनट 15 मिनट लेट पहुंच गए वहाँ, 15 मिनट लेट पहुंचे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, कहा कि मैंने 3 बजे कहा था और आप 3:15 आए। तो अब मेरे चीफ एडिटर थे, तो मैंने किसी भी तरह बात करके फिर मुलाकात हुई, तो अंदर में उन्होंने कह दिया कि आप लेट आए थे इसीलिए मैं नहीं मिला, और मैं लेट आने वालों को नहीं मिलता हूँ। ये था उनका एक कार्यकाल। दूसरा थे भगवत झा आजाद। भगवत झा आजाद भी सेंट्रल मिनिस्ट्री में बहुत दिन मिनिस्टर रहे और बड़े कवि हृदय व्यक्ति थे। उनके साथ एक बड़ी अच्छी घटना है। मैंने बहुत रिपोर्ट लिखी होगी, मगर आज तक मुझे ये रिपोर्ट छूती है उनके चलते। कैसे छूती? उस समय मैं हेल्थ बीट देखता, हेल्थ बीट होता है, तो मैं पीएमसीएच गया था, और पीएमसीएच में एक लड़का ऐसे पड़ा हुआ था, उसका पैर कटा हुआ था और कोई नहीं देख रहा है, डॉक्टर जा रहे हैं, नर्सेज जा रहे हैं, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट बॉय। लास्ट में मेरी नज़र पड़ी, मेरे साथ छायाकार थे, हमने कहा इनका एक फ़ोटो लो, और मैं वहाँ बैठकर एकदम भावुक अंदाज में मैंने उससे बात की और दौड़ के सुप्रिटेंडेंट के यहाँ गया कि भाई एक लड़का है वो मर जाएगा, फिर आप उसकी हड्डियाँ निकाल कर डॉक्टरों को देंगे पढ़ने, आप उस, मगर वो था नहीं। मैंने एक बड़ी मार्मिक स्टोरी लिखी फर्स्ट पेज पर, फ़ोटो लगा के लिख दी। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और थोड़ा सेंटिमेंट भी दिखाया। मॉर्निंग में 8 बजे ये भगवत झा आजाद के चीफ मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया, दीपक जी बोल रहे हैं। हाँ साहब बात है। दीपक वो कहाँ है वो लड़का? हम लोग कौन लड़का? मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं। ये सामान्य देखिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाँ, हाँ, प्रेस हाँ। एंड गवर्नमेंट। वो हुँ, उसके बाद मैं समझ आगे बढ़, उसके बाद वो आए थे, मैं वही लड़का। तो बोले उसे लिखा हुआ है पीएमसीएच राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक। हुँ, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए सीएम हाउस। मैं चला गया सीएम हाउस। सीएम हाउस जाने के बाद वहाँ देखते हो कि भगवत झा इज रेडी, और हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी को बुला के रोके हुए थे और कहे अब गाड़ी में बैठो, और मना कर दिया अपने स्टाफ को कि कोई वहाँ के थाना को मेरे लोकेशन की जानकारी नहीं देगा। और पहुँच गए वहाँ। पहुँच गए तो वो लड़का जो पेपर में छपा था, ये बड़ी रोचक कहानी से मैं थोड़ा हल्का हुँ, विस्तार हुँ, बता, वहाँ जो बिल्कुल। पोछा किया था उसका दाग था, जिस पूरा यहीं पर तो था, मगर उसको उठा के जल्दी जल्दी एक बना उना के प्रिस्क्रिप्शन उसके बेड पर रख दिया। भगवत झा आजाद बुलाए, कहाँ है ये, कब आया? वो लड़का से पूछे, बोला अभी 5 मिनट पहले। पूरा सस्पेंड किया उन्होंने। ये तो ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, मगर उस लड़के की जिंदगी कैसे बनी? मैं ये नहीं कहता कि मैंने बनाया। उस भागवत झा आजाद के चलिए तो सिलसिले, बने जी। हाँ, उसको तुरंत कॉटेज में एडमिट हुआ। उसको सीएम रिलीफ फंड से 25,000 रुपया मिला, और उसको उसकी पूरी देखभाल शुरू हुई, और लड़का ठीक हो गया। और लड़के का उनके प्रति मोह मेरा भी बढ़ गया। मैं वहाँ जाने लगा, कभी फल लेके कभी ये लेके। जब वो ठीक हो गया तो उसको व्हील चेयर भी रेड क्रॉस से दिलाया गया। और तब वो बोला कि अब हम कहाँ जाएंगे? तब उसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ये था वहाँ, उसके मालिक को कहा कि लिफ्ट मैन, मैं उसको रख लिया। आज तक वो लड़का है, परिवार हो गया, उसके बच्चे हो गए, वो हमसे मिलने के लिए आता रहा। तो ये कहते हैं कि मैंने नहीं कि वो भगवत झा मैंने कहा बिल्कुल, कि क्या था नहीं पहले सही बात है अखबार में। सर, ये कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जो जिसमें आप कार्य करते हुए समाज के लिए या ज़रूरतमंदों तक आप अपनी सेवाएँ पहुँचा जी सकते हैं। जी तो ये उसमें से ही एक क्षेत्र है, और पत्रकारिता का कार्य भी वही है कि लोगों को जोड़ने का, कि जहाँ पे जो ज़रूरत है वहाँ पे हम कम से कम वो खबर वहाँ तक पहुँचा सकें। तो वो कार्य आपने उस समय में किया। लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं, भागलपुर क्षेत्र में आपकी परवरिश हुई, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मेरी आपके बारे में। परवरिश भागलपुर में नहीं हुई, मेरी परवरिश हजारीबाग में हुई, झारखंड में हजारीबाग। हुई। हाँ, अच्छा, मेरे पापा वहाँ थे तो फिर वहाँ पहुँच गया। जी, झारखंड वाला जो एरिया है वो पूरा कोल माइन, हम्म कहेंगे कोयले का वो पूरा काला सोना हम्म के क्षेत्र से नापा जाता है, माना जाता है। और देखिए, उस क्षेत्र में काम आम तौर पे जो कहानियाँ रही हैं अभी तक की, वो बहुत विचित्र रही हैं। वो बाहुबली हम्म, का ज़िक्र होना तो यहाँ पे स्वभावतः आता है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, झारखंड जो कोयले का काला खाना। सोना जिसको कहते हैं, जी, जी। आप जब कभी भी जाएंगे झारखंड, खुलेआम होता है। आप हाँ, देखेंगे हाँ। मजदूर साइकिल पर बोरा लेके, और करीबन
100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कोयला लेकर जाता है और वहाँ बेचता है खुलेआम, क्योंकि उनको जो माफिया है वहाँ के वो कोयला देते हैं। मान लिया उनको 5 रुपए में कोयला दिया तो वो आके 15 रुपए में बेचे, 10 रुपया फायदा, मगर वो मुफ्त का 5 रुपया लिए। ये एक खुल्लम खुल्ला वहाँ पे जिसको होता है। कहते हैं, हाँ जी, ये है। ट्रेन वहाँ आप बकायदा किसी रुकती है और वहाँ से आप निकाला जाता है। ये जी, सारी जी। खबरें जब सुनने में आप आती रोड रहती से जाएंगी कभी तो आप सवेरे देख के आपको अफसोस भी होगा कि ये कलेजे पर लेकर पैदल जा रहा है, और मगर उसका व्यापार होता है, उससे उसका कुछ व्यापार बढ़ता है, कुछ पैसा कमाता है, बाल बच्चे रहते हैं, 3 दिन आराम करता है, फिर निकल पड़ता है। उसके अलावा झारखंड में पावर सेक्टर का बहुत काम शुरू हुआ था। है। जी। झारखंड में पावर एनटीपीसी, सौभाग्य मुझे भी हुआ था जब मैं अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप में था और मैं वहाँ का कॉरपोरेट हेड था, तो उसमें भी मैंने काम किया था, पत्रकारिता से हट के कुछ दूसरा काम। वहाँ का दुर्भाग्य है कि कोल माइंस अगर आपको मिलता है तो फिर लोकल लीडर्स जो है, लोकल एमएलए हैं, वो बार्गेन करते हैं और बहुत तबाह करते हैं, और वहाँ पर कोयला के ये अभाव में बहुत सी कंपनियां भाग जाती हैं और वो कोयला का बदस्तूर खेला जारी रहता है। उस कोयला से सोना बनाते हैं लोग। आज जितने भी वहाँ आपको देखिए, झारखंड में बाहरी राज्यों के बहुत लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसको हम लोग हुँ। दीकू बोलते हैं। बहुत लोग पहुँच चुके हैं और उसी सारे मिनरल्स के मार्फत वो राज करते हैं। शिबू वो सोरेन। राज करते हैं जी, और जो गरीबी है वो दिन पर दिन और नीचे होती चली जा रही है। जी, जी। एक और है ना? आपका जो हाँ, जीडीपी ग्रोथ है, आपका जो वहाँ कुछ ग्रोथ है, सब डाउन होता जाता है। होता है, इसकी वजह है जब झारखंड अलग हुआ था, शिबू सोरेन ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था। शिबू सोरेन जो लड़ाई लड़ रहे थे झारखंड सेपरेशन सेपरेट होने के लिए, जब तो बिहार और उनका झारखंड कुछ ऐसा आइडियोलॉजी था कि शराब नहीं पिएगा, ये नहीं करेगा, महाजनी प्रथा है, ये सारे पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मगर दुर्भाग्य ये हुआ कि टेक ऑफ नहीं हो पाया वो। जैसे प्लेन का टेक ऑफ अगर सही तरीके से नहीं होगा तो नेचुरली आपको कहीं लैंड करना पड़ेगा, इमरजेंसी। आज आप झारखंड की हालत देख लीजिए, थोड़ा बहुत टाउनशिप अच्छा हुआ। आप देखिए आज हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई। हाँ, आज हाँ, ये तो माइंस के निर्देश पट्टा लेने के ये में उनकी सदस्यता चली गई। अब वो लेके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको तोड़ना, ये करना, तो झारखंड के विकास पर अगर सही से ध्यान दे दिया जाता। अब थोड़ी देर हो गई, अब थोड़ी देर हो गई, इसलिए कि अब झारखंड में जो भी आता है पीछे बहुत बैकलॉग छोड़ के आ जाता है। अब उसको पूरा करने में वहाँ रोजगार है, संथालियों का प्रॉब्लम है, आदिवासियों का प्रॉब्लम है, बहुत सारा ये है कि झारखंड जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। पॉलिटिकली झारखंड को अपने सत्ता बचाने के लिए बिहार में भी ऐसा ही काम हुआ कि शिबू सोरेन का जो जेएमएम है वो अगर हट जाए तो हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। ये सारी बातें हुई झारखंड में। हुँ, हुँ। तो ये झारखंड की तो जहाँ तक भी बात करें ना वो स्थिति आज के समय में कुछ बदलाव आया है क्या? तब और अब में अगर आप अंतर कुछ देखिए, पाते हैं? बदलाव तो आया है, ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गया है, हुँ, बदलाव हुँ। आया है। कुछ कॉरपोरेट हाउसेज वहाँ आए हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है, कुछ सड़कें अच्छी बनी हैं, ये सब हुआ है। मगर रोजगार जो है, रोजगार के लिए ये हेमंत सोरेन कुछ काम करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं हुँ, है कि हुँ। नहीं चाहते, उन्होंने किया भी है कुछ। मगर जो करना चाहिए, अभी आप बताइए रोजगार में, आप झारखंड के गांव में चले जाइए। मैं गया हूँ, मैंने महाजनी प्रथा पर एक बार हुँ। एक रिपोर्ट तैयार करनी थी मुझे, और मेरे एक बड़े सीनियर ने कहा था कि कुछ मटेरियल ले आओ। तो उस समय नया नया जोश था। तो जब मैं झारखंड के उस पहाड़ से उस गांव में पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं वही से आदिकाल में हूँ। उसी टाइप से रहना, उसी टाइप से पॉवर्टी, वही गरीबी। मगर एक चीज मैंने देखा। आदिवासी क्षेत्र भी तो है ना? जी, जी। जी। एक चीज़ मैंने देखा, जो अपने घरों को इतने साफ-सुथरा रखने वाले आदिवासी लोग हैं, आप क्या उसको डिस्टेंपर कराएँगी, कितना साफ-सुथरा रहता है, मगर उनके पास पानी की समस्या,
उनके पास बच्चों के कुपोषण का मामला, उनके पास हार्डी रहते हुए ईंटा ढोना, मजदूरी करना, उससे आगे संथाल बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहाँ के स्पोर्ट्समैन को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि आपको पता होगा कि समस्याएँ बहुत अमेरिका ने हमेशा ओलंपिक्स में ब्लैक के जरिए गोल्ड जीता, और वहाँ ब्लैक हैं, आपके पास हार्डी ब्लैक हैं, आप लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर खैर, अब परिवर्तन और आशा हमेशा रखना चाहिए। रखनी चाहिए, झारखंड बिल्कुल। आगे बढ़े। और बिल्कुल बढ़ेगा, और कहते हैं जितना प्राकृतिक खजाना उस क्षेत्र में है और जितना वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है और खड़ा करता रहा है, और कब तक इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई इस पे रोकथाम नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए जो लोग हैं उनको जगाने का कार्य भी कोशिश जैसे करें एक लोग चीज मैं कर आपको सकते हैं। बताऊं, एक चीज जैसे जी। आपने अभी कहा, हुँ। झारखंड में माइंस है, अबरक है, कोयला हाँ, है, बहुत सारे मिनरल्स का वहाँ पे उसके है। अलावा टिस्को है, टेल्को है, टिन प्लेट है, उसके अलावा बोकारो स्टील सिटी है। मगर आप जमशेदपुर जब जाएंगे तो अब वो चीज़ नहीं दिखेगी। पता चला टिन प्लेट में छटनी हो गया, पता चला ट्यूब कंपनी बंद हो गई, पता चला टाटा मोटर्स ठीक नहीं चल रहा। तो ये कहने का मतलब कि आप इतने कुछ होते हुए के बावजूद पिछड़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे देखिए, पॉलिटिकल मेरे कहने का कमिटमेंट। जी। तात्पर्य भी यही था कि सब कुछ तो है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अब भी अगर वो डेवलपमेंट नहीं है, तो कहीं न कहीं नीयत की ही कमी है, इसको जी। यही कहा जा सकता है। तो हम्म, अब हम झारखंड से निकलते हैं, क्योंकि बिहार में भी आपने अपनी सेवाएँ बहुत दी हैं, और हम्म, राजनीतिक मुद्दे बिहार की जितनी सरगर्मी के साथ एक हमेशा से बने हैं और आजकल बड़े दिलचस्प होते ही चले जा रहे हैं। हम्म। तो कितना परिवर्तन पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार फिर पुरानी राह पे कहीं चल रहा है, या कहीं अब कोई मैं बदलाव आया बताऊं, ही नहीं अब मैं आता? आपको, मैं जी। उसकी बात बता रहा हूँ। बिहार हमेशा बिहार। बदलाव का केंद्र रहा है। चाहे वो आज़ादी के समय महात्मा गांधी चंपारण गए, चाहे राजेंद्र बाबू वहाँ रहे, चाहे जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ छात्रों का, जेपी मूवमेंट, वो एक बदलाव का कारण वहाँ से पूरे देश में बना। तो बिहार में जो पॉलिटिकल स्थिति, जैसे आपको लगता होगा कि अभी क्या हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं जंगल राज है, बहुत लोग कह रहा है कि मंगल राज है। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता भगवत झा आजाद के जाने के बाद लालू का जो एरा आया, लालू का जो एरा आया, यानी जी। लालू को कांग्रेसियों ने दे दिया रास्ता। क्यों? भगवत झा आजाद, आप कहेंगे बार बार आप भगवत झा आजाद, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते थे। वो जब वो मुख्यमंत्री हुए तो कोऑपरेटिव माफिया को पकड़ा उन्होंने, कोल माफिया को पकड़ा, कुछ डेवलपमेंट की बात हुई, और उनके पीछे जनता भागने लगी, भागने लगी, पीछे पीछे जनता भी आ गई। मगर टोपी पहना गया उस समय, बड़ा ही रोचक घटना मैं बता रहा हूँ, राजभवन में कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ टोपी पहन ली और बगावत कर दिया, क्योंकि उन्होंने सहकारिता माफिया, कोल माफिया पर हमला कर दिया। उनको हटाने के लिए राजीव गांधी को पूरी जोरदार तरीके से उन पर दबाव हुआ। अंत में हुँ। राजीव गांधी नहीं चाहते हुए भी उनको हटाए और वहां पर सत्येंद्र नारायण सिंह को बना दिया। उसके बाद भागलपुर में दंगा हुआ, दंगा हुआ, वो भी एक पॉलिटिकल मुद्दा था। दंगा होने के बाद भागल कांग्रेस की स्थिति डमाडोल होने लगी और लालू का उदय हो गया। वहीं से लालू का उदय हुआ, और लालू एक मास लीडर रहा, इसमें दो मत नहीं, मगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। उन्हें वो चीज़ नहीं हाँ, था। बिल्कुल। हाँ, उन्हें ये नहीं था कि कौन फाइल को कैसे देखना है। और हमें हुँ। याद है उनके प्रधान सचिव आते थे, हम लोग जाते थे, का मुकुंद बाबू का हलवा, ऐसे करके फाइल लाते थे, का हलवा। तो फाइल साइन करे के बाद लाई नहीं, एकदम आपको भरबेटम बता रहे, लाई पढ़ ले ली हनु, ठीक बानू। लालू प्रसाद, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनके साथ क्या था, गरीबों के लिए
वो आदमी सोचता है। कोई बूढ़ी तकलीफ में हो, वो एक सोशल एस्पेक्ट में वो बहुत नंबर वन था। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन लूट रहा है, कौन क्या कर बिल्कुल। रहा है, किस पोस्टिंग को कहाँ किससे पैसा ले रहा है, इसमें वो फेल होते गए और इनका जो एरा है वो जंगल राज की ओर उनके तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल। बढ़ता गया। और हुँ, उनकी कमान दोनों उनके ब्रदर इन लॉ ने लिया। करते करते लालू बदनाम होते गए। और नीतीश कुमार पढ़े लिखे थे, इंजीनियर हैं, और वो बहुत शालीन शालीन व्यक्तित्व के हैं। तो वहाँ पे जब नीतीश कुमार लालू के सामने बहुत छोटे थे, छोटे यानी उनके सामने खड़े नहीं हो पाते, क्या हुआ, धीरे 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 वो उनका साथ छोड़ते छोड़ते वो इसी लालू प्रसाद यादव को पटक दी। नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छा रहा, और वो ईमानदार छवि के माने जाते हैं आज की तारीख में। भले पॉलिटिक्स में उनका नाम पलटू राम लोगों ने रख दिया, वो पलट गए। और आज मगर नीतीश कुमार इज, आई थिंक कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, नॉट। लेकिन करेक्ट। आपको ये नहीं लगता है कि अपने मतलब कुर्सी का जो खेल है वो जो लंबे समय से कहते हैं ना कि कुर्सी बदनाम है, और कुर्सी में जो फेविकोल का मजबूत जोड़ है कि एक बार जो देखिए, चिपकता है तो फिर कु- निकलता कुर्सी नहीं ऐसी है। कुर्सी, कितनी भी कुर्सी ईमानदार छवि हो वो कहीं ना कहीं तो ये नहीं लगता कि मोह में पड़ करके अपनी ही पूरा अस्तित्व खराब करके रख लिया। देखिए, उन्होंने 3/4 पॉलिटिक्स की एनडीए के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, राकेश आडवाणी के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ, और वो लगातार लालू के फॉरेन स्कैम में, अगर कोई भी मेन रोल में रहा तो नीतीश कुमार रिटेन नहीं रहे मगर ब्रेन रहे। उनके लोगों ने उनके फॉरेन स्कैम में उनको ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद आपने देखा लालू यादव की क्या स्थिति रही। उसके बाद केंद्र में जब रेल मंत्री हुए तो रेल मंत्री में एक दुर्घटना हुई, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया था। ये बात था उस वक्त, तो उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी। मगर आगे जाते जाते धीरे धीरे, नहीं कहते हैं जब कुर्सी मिलता है तो छोड़ने वक्त बहुत ही खराब लगता है कि हम कैसे छोड़ दें। जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष दूसरे हुए तो दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र देने में उनकी हालत खराब हो गई। मैं नहीं दूंगा त्याग पत्र, मैं बोलूंगा। तो कुर्सी एक ऐसा है कि बीमार को भी जवान बना देता है। ठीक है। तो नीतीश कुमार जब बिहार आए तो नरेंद्र मोदी का जो गुजरात का एपिसोड हुआ था उसको लेकर नीतीश कुमार थोड़ा सेकुलर हैं। सेकुलर आज की तारीख में जो सेकुलरिज्म का ये है वो करते हैं, इसमें दो बात। तो जब वो देखिए कि अब नरेंद्र मोदी से इनका नहीं पट रहा, तो नरेंद्र मोदी का एक हाथ उठाता हुआ फोटो आया था जिसको लेकर बवाल हुआ था और खाने का निमंत्रण कैंसिल हो गया था। तभी लगा कि अब जिंदगी में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कभी नहीं जाएगी। अब उस पक्ष में ही बता रहा हूँ। मगर बीजेपी ने फिर नीतीश कुमार को पकड़ा और लालू यादव के साथ दोस्ती हो गई। देखिए पॉलिटिक्स, जिस लालू यादव ने ऐसे बहुत परशुराम सारे कहा एग्जाम्पल क्या हैं। नहीं कहा, वो दोनों में दोस्ती होगी, गले में आवा नीतीश कुमार का हलवा, ये सब होने लगा। और अंत में हम्म, 2 साल चलाने के बाद किस कारण से फिर पलट गए। तो उस समय महागठबंधन वालों ने कहा कि आपने जनादेश के साथ अपमान किया। ठीक है। बीजेपी वाले नहीं कुछ बोले, चुप रहे। बीजेपी के साथ सरकार बन गई तो बीजेपी को नहीं बोलना था, और बीजेपी आज बोल रही है कि आपने जनादेश का अपमान किया। तो आपको उस समय जब जनादेश का अपमान किया था आपने क्यों उसको एक्सेप्ट किया था? उस समय तो आपने नहीं कहा कि जनादेश, उसको जनादेश मिला था महागठबंधन का। तो कुर्सी में नीतीश कुमार देखिए नेचुरली है, मुख्यमंत्री पद कोई छोड़ना नहीं चाहता। और जिस तरह हाँ, की ये राजनीति, इंसानी के जो जो इंसानों के गुण दोष हैं, वो तो चाहे वो किसी भी पद पे हो, कितना भी कुछ उसको अचीव कर ले, लेकिन वो तो कहीं न कहीं
देखने को हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, इस समय में जो इतना फेरबदल आ रहा है, तो भविष्य को लेकर के कहीं कुछ एक चिंता की सुगबुगाहट हो दिख रही है क्या आपको? देखिए, पूरे देश के पैमाने पर मैं बात हुँ, करता हूँ, फिर आ जाता हूँ बिहार पे 2 मिनट। बिल्कुल। हुँ, आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति हो रही है, हाँ, हुँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो राजनीति हमने नहीं देखी। आज जो पार्टी कह रही है देशभक्ति की बात और झंडा लेके और लोगों में देशभक्ति जगाने की बात, और खुद मोटरसाइकिल पर 100-100, 200-200 आदमी को लेकर देशभक्ति जगाना, ये ठीक है, आप देशभक्ति जगाइए, मगर जो मुखिया होता है वो का एक आवाज, एक स्टेटमेंट लोगों में देशभक्ति का जलवा भर देता है। मुझे अब 65 में जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री जी। थे। हुँ, अकाल जब पड़ा तो अन्न का बिल्कुल संकट होने सही लगा, बात। बहुत हाँ, बड़ा अकाल, वैसा अकाल हम लोगों ने मैंने आज पढ़ा तक है नहीं इसको। देखा। मैंने देखा, मुझे अभी भी स्मरण है, 65 में मैं था, होश था मुझे। उन्होंने अपील किया पूरे देशवासियों, और भी आकाशवाणी रेडियो से, कि आप लोग एक शाम अन्न खाइए, एक शाम कंद खाइए, यानी फल। पूरे देश ने माना था। तो ये दिखावा हो गया, और इस तरह से अगर बातें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत नहीं, ये शुभ संकेत नहीं है। और जिस तरह से केंद्र का हस्तक्षेप हो रहा है बिहार की ओर, आप अभी जो अब का परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, बिहार में आप देखिए, मैं किसी का फेवर नहीं, वो न्यूट्रल बात करता हूँ। नीतीश कुमार ने पलट दिया, तो वो अपने नाम के अनुसार पलट दिया उन्होंने। अब क्या है, 4 दिन पहले हुँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार से बड़ा समाजवादी नेता कोई नहीं देश में। उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देके देश में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसे हम लोगों ने ये किया। ठीक सरकार पलटते ही वो चोर हो गए, वो भ्रष्ट हो गए, वो बेकार हो गए। वो तो है ना, जब मित्रता है तो सब अच्छा है, और जब नहीं है तो सब बुराई है। ये तो इस तरह की बहुत जो ही पॉलिटिक्स है, इस आपको तरह की अच्छा, एक पॉलिटिक्स चीज़ में हमेशा मेरे मन में रहता है सर, आज आपके साथ इतनी बेबाकी के साथ बात हो रही है, तो कहीं न कहीं हिम्मत आ रहा है कि मैं पूछूँ, ये जो राजतंत्र है, ये जो नेताओं का पूरा गढ़ है, ये जनता के निश्चित रूप से जो इसका स्वरूप निकल के आया था, तो वो जनता की प्रतिनिधि के रूप में, जनता के सहायक के रूप में इनको चुना जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जनता के ऊपर सबसे बड़ा अगर प्रहार और सबसे बड़ा अगर कहीं कुछ मुसीबत है तो शायद यही अब है। इसकी रोचक कहानी बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ, आपने बिल्कुल। कहा ठीक है, जनता चुनती है एक हाँ, विधायक, हाँ, तो जनता वोट दी, विधायक बन गए। मैं एक बार समस्तीपुर गया था इलेक्शन कवर करने। एक बहुत बूढ़ा आदमी लाइन में लगा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि बाबा आपने वोट दे दिया? तो हाँ, हाँ आपकी दिए, आपकी हमको देने दिया, नहीं तो पहले रास्ते में रोक लेता। तो हम बोले कि बाल बच्चा को कुछ फायदा हुआ, नेता कराया? देखिए उसका जवाब, आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। वो बूढ़ा, हुँ, न एमए होगा, न बीए होगा, न इंटरमीडिएट होगा, न मैट्रिक होगा, वो क्या होगा मैं नहीं जानता। वो बोला कि, हमने पूछा कि बाल बच्चों को नौकरी मिला? कहा हुँ। वो कौन सी नौकरी देगा, हम दिया ना उसको नौकरी, हम उसको नौकरी दिए, बिल्कुल सुनिए। सही बात, ओकरा बिल्कुल सही नौकरी बात। दिए, गाड़ी मिला, क्वार्टर मिला, मंथली मिला, पैसा मिला, वो हमको क्या देगा? तो यही चीज हो गया कि हम एक आदमी को बनाने के लिए अपना पूरा श्रम दान कर देते हैं कि हाँ उसको बनाना। जब वो बन जाता है तो फिर वो अपने बेटे के बारे में सोचता है, फिर वो अपने चाचा के बारे में सोचता है, फिर परिवार के बारे में सोचता है, फिर परिवारवाद। आप देखिए ना, आप कहाँ से रोकिएगा परिवारवाद? आप झारखंड में देखिए परिवारवाद, बिहार में हाँ, देखिए परिवारवाद, आप बीजेपी में देखिए राजनाथ सिंह के बेटे, फलाने के बेटे, ज्योतिराज सिंधिया उनके बेटे। तो कहीं न कहीं ये अम्ब्रेला
उस परिवार में ही घुसता है। जो एक बार वहाँ पहुँच जाता है, वो अपने परिवार को रिहेबिलिटेट करना शुरू होता है, जो कि लोकतंत्र तंत्र के लिए सही नहीं है। इसलिए कि अगर मैं चाहूँ कि मैं बनकर कुछ समाज की सेवा करूँ, मैं नहीं कर सकता। तो ये जो परिवारवाद आया है, अगर किसी ने परिवारवाद के बारे में बातें कही हैं, वो सही है। आपका एक है, और नौजवानों का भी मैं बात बता रहा हूँ, जो क्रिमिनल है, बहुत 2-4-10 हत्या किए, उसके बाद जब तक उनका केस चलता रहा तब तक तो आरोपी रहे, तब एमपी बन गए। हाँ, एमपी बने तो देख लिया, अरे तो गई तो मार्च के एमपी बन गया भाई, तो गजब एमपी, हम भी यही करेंगे। तो जी, एक ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया। जैसे आईएएस में आपको मैट्रिक बीए पास होना है, या डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस होना है, उम्र 60 साल में आप खत्म हो जाना है आपको, उसके बाद आप रिटायर होंगे। ये सब चीज यहाँ नहीं है। ये है कि आप जितना है लूट सको लूट लो। क्यों? आपको अगर एमपी है एक बार, एमएलए भी हुए एक बार, राज्यसभा भी हुए, आपको तीनों का पेंशन मिल रहा है। आप समझिए कि आपके पास बिल्कुल, और ये बहुत और एक अजीब-अजीब से नियम चले आ रहे हैं। आम जनता के लिए कुछ और विचारधारा है और आपके लिए जिनका पेट भरा है उनको और खिला दो और जो बेचारे भूखे हैं उनसे और निवाला छीन लो। तो जी कुछ जी इस तरह की विचारधारा है। एक डायलॉग आजकल बड़ा फ़ेमस हो रहा है, अभी कुछ दिनों कल की ही ये घटना है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बोला कि सीबीआई की का जो रेड चल रहा है, तो क्या सीबीआई वालों का परिवार नहीं है, सीबीआई वालों के बच्चे नहीं हैं, उनके ऑफिसर्स के बच्चे नहीं हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर भई सबका परिवार है, तो कहीं न कहीं डर का माहौल व्याप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा देखिए कि क्या क्या है, था? अब मैं बता रहा हूँ, ये जिस स्कैम को लेके सीबीआई रेड कर रही है, रेड करना ही है उनको। हाँ, उनका वो तो पहले से दायित्व। हाँ योजनाबद्ध तरीके से है। हाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है ये समय कुछ इस तरह का हो गया कि आरोप-प्रत्यारोप की घड़ी में उन्होंने कहा तो कहीं न कहीं उसमें भी बवाल हो रहा है। हाँ। लेकिन ये कहना क्या उचित है? जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो वर्डिक्ट आया उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, अब जो स्कैम हुआ है, उस हुँ, स्कैम हुँ, हुँ। में वो बड़ा स्कैम है, जमीन लेके नौकरी देने वाला। ये मई में हुआ, मई में ये केस एफआईआर हुआ, मई में इसकी जांच शुरू हुई। चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे और हो, हाँ, लालू प्रसाद यादव हो, और सबके पहले घरों से पर रेड हुआ। और उनके जो सबसे करीब थे भोला यादव, जो हुँ, उनके साये की तरह लालू प्रसाद के साथ रहने वाले पूर्व एमएलए, उनको पकड़कर सीबीआई ने अपने गिरफ्त में करके उनसे पूछना शुरू किया। जी। मगर एक ही गलती हो गई कि जिस दिन बहुमत साबित करना था, उस दिन रेड नहीं करना था। उस दिन रेड करके ये हुआ कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो प्रभावित उस कर दिन रही तो है। रेड नहीं हुआ था सर, नहीं उस होना दिन था। तो रेड नहीं हुआ है। उसी दिन हुआ, सेम डे शुरू हुआ रेड। सेम डे जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव था, सबसे पहले सुनील सिंह एमएलसी हैं, लेकिन ये पहले विस्कोमान। से प्लान था और कुछ खैर चलिए आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मगर ये विषय रेट तो होना है। ये ये तो में? उसका काम है। और अगर आपके पास आता है तो आप रेड में उसको सहयोग करें। नहीं करते हैं, आप बोल रहे हैं कि सीबीआई रेड है। हाँ, थोड़ा परेशानी ये हो रहा है कि आप देखेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी का राज नहीं है, वहाँ वहाँ सीबीआई पूरी तरह लगी है एकदम। सीबीआई को अब क्यों लगेगी? सीबीआई तो शुरू से कांग्रेस के रिजिम में भी होता था ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। कांग्रेस को भी जिससे होता था तो सीबीआई को लगाया जाता था, ईडी को लगाया जाता था, आईडी को लगाया जाता। मगर इधर कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, आप अगर केस पकड़ते हैं तो हर एक भ्रष्ट कारनामे में शामिल होने को वाले को सजा दें। आज लालू प्रसाद यादव भोग रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनकी क्या दशा हो गई। तो नहीं बिल्कुल और सीबीआई पे तो हमेशा से ये ये आरोप ठीक रहा है। नहीं है। ये ठीक नहीं कि बिल्कुल, कि, बिल्कुल कि सीबीआई आप पे तो उसको। हमेशा से ये आरोप रहा है सर कि इसको तोते की संज्ञा दी जाती है। हाँ तो अपने आप में है और सरकार चाहे जो भी हो लेकिन सीबीआई जैसे
एक ऐसे संरचना पे भी अगर प्रश्न चिन्ह, तो विश्वास किस पे किया जाए, ऐसी भी बातें आती हैं। तभी लेकिन तभी मैं आपको देखिए, फिर वहां पे लेके आना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव का जो डायलॉग आया कि क्या उनका परिवार नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, सीबीआई ऑफिसर्स के बारे में जब वो कह रहे हाँ, होते हैं, तो इस पे आप कहिए कि कितनी मानसिकता, किस तरह की मानसिकता है उस व्यक्ति की, कि क्या हो सकता है इस डायलॉग के पीछे? ये मेरे फ्रस्ट्रेशन का डायलॉग है ना, ये फ्रस्ट्रेशन का डायलॉग है ये, कि हमारे यहाँ आया और हमारा होटल नहीं है, हमारा होटल ये है। ये तो फ्रस्ट्रेशन का डायलॉग है। जांच की दिशा जो है, वो देखिए, जब कभी कोई घटना होती है तो अपोजिशन वाले भी बोलते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, बोलते हैं लोग। ऐसा नहीं हाँ, है कि नहीं बोलते हैं। और जब अपने पर होता है तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन का ये डायलॉग है और डर का डायलॉग है। इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। अब आपको बता रहे हैं, सुनील सिंह के यहाँ रेड हुआ, तो एक तरह से सीबीआई के अधिकारियों को निकलना पर रोक लगा दिया, लोगों ने भीड़ लगा दिया, बाद में पारामिलिट्री फोर्स आई। तो ये है, हाँ, मेरा ये कहना है कि सीबीआई हमेशा से रही है। सीबीआई का जांच करने का तरीका एक अलग तरीका है, जिसको अपोजिशन भी मानती है। अपोजिशन भी बोलती है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, बोलती है। मगर एक जनता के बीच एक परसेप्शन चल रहा है कि वाई ओनली इन दोज स्टेट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, वाई। बीजेपी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि बीजेपी के भी नेता हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता बहुत दूध के धुले लोग हुए हैं। क्लियर है, दूध के धो हैं। मगर है कि जब हमारी सरकार है, यही चीज कांग्रेस में थी। आज कांग्रेस वाले किसी को लगाना होता था, सीबीआई लगा दो, सीबीआई चला गया, सीबीआई को बोल दिया। सीबीआई जैसे राज्य का निगरानी विभाग होता है मुख्यमंत्री के मातहत, वैसे सीबीआई होता है केंद्र सरकार के मातहत। तो एक ये ठप्पा उनके पीछे लगा हुआ है। आज से नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। मगर सीबीआई के जांच का तरीका एक अलग है। जी, बिल्कुल। बस क्या कहूँ, जो माहौल है वो डर का नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी यही है, निडर होकर के जीने का जो आनंद है ना, वो कहीं किसी का छिन ना जाए। तो इसके लिए भी हम सभी लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, और चुनाव हमेशा अपने हाथ में होता है, तो वो बहुत समझदारी से और बहुत ही गंभीरता से इसको लेना होगा। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि बदलाव किस प्रकार किया जा सकता है, एक सकारात्मक माहौल, एक सकारात्मक समाज की संरचना में राजनेता और राजनीति किस तरह से अ, सहायक हो सकती है, उसके बारे में आप कुछ बताएँ? देखिए, राजनेता और राजनेत्री, जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव का जो संविधान है, उस संविधान में ऐसा कुछ डिफाइंड आपने नहीं किया है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं डाला है, कोई एज बार नहीं डाला है, कोई रिटायरमेंट प्लान आपने नहीं डाला है। इस राजनेताओं की ये पर ना आपने रिटायरमेंट प्लान नहीं डाला, ना आपने पेंशन का ये नहीं डाला, ना क्वालिफिकेशन, ना उसका वेरिफिकेशन। अगर आप मर्डर करके 4 महीना जेल से रह के छूट गए, आप आरोपी हैं, जब तक जुडिशियरी आपको ये नहीं करता, तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला तो काम है कि आप जैसे सरकारी कर्मियों के लिए एक सीमा बनाते हैं कि आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा, आपको अब कैरेक्टर हाँ, आपको एक सर्टिफिकेट लाना होगा। क्वालिफ़िकेशन, एक आप मिनिमम सब चीज, क्वालिफ़िकेशन हाँ, होगा। जब आप सब हाँ, चीज हो जाएंगे परीक्षा तो उत्तीर्ण करके आपकी, ही आप हाँ, पात्र। आपको इतने साल तक नौकरी करना होगा, इतने साल में हम इतना पैसा देंगे। पेंशन अगर होगा तो ये पेंशन आपको जीवन भर मिलेगा। बिल्कुल, 58-60 साल बिल्कुल। नौकरी करने के बाद आप पेंशन पाते हैं। और आप 1 साल अगर एमएलए रहे और विधानसभा भंग हो गई, तो आप जीवन भर पेंशन पाते हैं, 4 पेंशन पाते हैं। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के पास बहुत लोक बहुमत लुभावन। है। हाँ, जी, बहुमत है। आप ऐसा बिल पेश कीजिए संसद में, ताकि नौजवानों को इसमें भागीदारी मिले। और नौजवान जब आएंगे, अब देखिए, 70 साल के आप हो जाएंगे, वो इंटेंसिटी आप में नहीं रहेगी, आप उस तरह से दौड़ के काम नहीं करेंगे, वो आईक्यू आप में नहीं रहेगी जो एक नौजवान में रहेगी, कि वो तरीके से कैसे काम करना है,
वो उतना चोर नहीं हो सकता, वो उतना भ्रष्ट नहीं हो सकता जितने मठाधीश लोग होते। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मोदी सरकार जो है, जिनके पास अभी अपार बहुमत है, वो संसद में बिल लाएं कि वन टर्म वन पेंशन, वन टर्म वन पेंशन। एमपी का हुँ। भी पेंशन ले रहे हैं, एमएलए का भी ले रहे हैं, एमएलसी का भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ तो और वो दूसरे चीज़ लोग। हटाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही आपके मुद्दे हैं और मैं इसी बात से आपसे आपसे प्रभावित भी हुई कि किसी भी बात को आप बहुत ही पुरज़ोर तरीके से रखते हैं। अ, यही सही बात है कि एक आईएएस, पीसीएस अधिकारी जो अपने जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, इवन पता है एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जितनी मेहनत करनी पड़ती, जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कांस्टेबल की जॉब के लिए जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या नेता उतने के भी लायक नहीं है? कि क्या उनके लिए इतना भी कॉम्पिटिशन नहीं रखना चाहिए कि इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण करके ही आप पर्चा दाखिला कर सकते हैं? यानी कि मिनिमम उनसे जिस कि हम उम्मीद करते हैं कि इतने पढ़ा-लिखा हमारा नेता होना चाहिए, ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता कहीं न कहीं महसूस हो रही है। और उसके बाद है कि कम से कम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सेना में उनको भी कार्य करने का कोई अनुभव होना चाहिए। हाँ, देशभक्ति की सिर्फ़ बात ना करें, वो कार्य करके आएँ और फिर जाकर के पर्चा दाखिला करें, तो फिर उस मैदान में उतरने के लिए वो क्वालिफ़ाइड माने जाएँ। कुछ इस तरह का बदलाव हो तो क्वालिफिकेशन अमल मापदंड, हाँ, ये ज़रूरी है। नहीं तो अब तो देखिए, अब ज़माना आ गया टेक्निकल। आज हर एक विधानसभा में लैपटॉप है। आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने हैंड कंपोजिंग से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। जब कंप्यूटर आया था, तो लगा कि अब तो नौकरी जाएगी, मगर कंप्यूटर भी सीखा हम लोगों ने, फिर कम्युनिकेशन भी सीखा हम लोगों ने। आज का नौजवान शुरू से सीखता है। नौजवानों को जब तक आप नहीं खड़ा करेंगे, तब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका नहीं बदलेगा, मानसिकता नहीं बदलेगी। और इसी तरह किसी के घर में 200 करोड़ मिलेगा, किसी के घर में 80 करोड़ मिलेगा, किसी के घर में 5 किलो सोना मिलेगा। तो ये एक मापदंड तो सरकार को, और ये मोदी सरकार कर सकती थी, क्योंकि प्रचंड बहुमत में और अभी उनके पास समय है। अगर ये काम करते हैं तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। नौजवान इसको रोजगार समझने लगा है, पॉलिटिक्स को। आज हाँ, बड़े बड़े बिल्कुल, बिल्कुल। नौजवान को समझने लगा है कि ये बहुत अच्छा रोजगार है बाबू, एक बार घुस जाओ, जीवन भर कैरियर पेंशन सेट पाओ। होने का। अब मैं अगर हम घुसेंगे तो हमारे हाँ, नात-वात, रिश्तेदार, हमारे यस। पूरा मंडली सबके ही कहीं न कहीं सेटिंग हो जाएगी। कुछ इस तरह की मानसिकता मैंने सुनी है, बात करते हुए लोगों को देखा है, तो कहीं न कहीं मन में ना बड़ा उथल-पुथल हुआ कि ये क्या हो रहा है? क्या ऐसे ही हम अपने देश को सँभालेंगे और ऐसे ही लोगों को हम चुन के लेके आएँगे? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ प्रयास करना है, आवाज़ उठानी है और मिल के और उठानी है। मिल के उठाएँगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा जिसकी आवश्यकता है। इसमें इसमें प्रेस की एक भूमिका है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका है। उस निश्चित प्रेस रूप से। बनाया गया था समाज में सही चीज़ों को बताने के लिए। बुरा नहीं मानेंगे आप, हम भी प्रेसमैन हैं। आप आज का जो मीडिया है, आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, 4 को बिठाकर हुँ, बिना रिलेवेंसी के वो सब्जेक्ट को ऊपर चल रहा है। ये नहीं हो रहा है इस तरह की चर्चा हो कि भाई एमएलए बने, निष्कर्षहीन एमपी चर्चा बने, जो या है वैसे रोजगार हमेशा के बनी। ये साधन होने चाहिए, रोजगार ऐसा होना चाहिए। आप देखिए कि आज पटना में एक पढ़ी लिखी लड़की चाय बेच रही, चाय बेच के वो पैसा कमा रही। एक आईआईटीएन कॉफी का हाउस खोला हुआ। तो एक पढ़ा लिखा आदमी, मैं नहीं कहता हूँ कि चाय बेचना खराब है, चाय बेचकर ही हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं। तो चाय बेचना खराब मैं नहीं कहता, मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारा नौजवान, जिसके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए, क्या आप उसे नौकरी नहीं दे सकते? क्यों आप गए संसद में? क्यों गए आप जनप्रतिनिधि बन के? ये सारी बातों को उठाने के लिए हमारे मीडिया के पास कोई शब्द नहीं। मेरे पास, मैं तो देख रहा हूँ कि मीडिया में बैठ के कभी फलाने के बारे में जो ऐसी बात है जिससे समाज में विद्वेष फैल जाए,
वो बातें हो रही हैं, आपने जैसे चर्चा की। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या लग रहा है। हम एक तरफा बात सर, नहीं हम करते। टीआरपी के खेल में तो नहीं है ना, कम से कम उस दौड़ में नहीं है, तो हम हाँ। कर पा रहे हैं इस बात को। लेकिन जब हमारी रोजी रोटी उस पर निर्भर करेगी, तो हम्म, शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं एक दूसरे के, वो जो एक चेन रिएक्शन की तरह चलता चला आ रहा है ना, एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो ठीक। बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं जिनको तलाशने की आवश्यकता है और उन पे बात करने की ज़रूरत है। लेकिन निष्कर्षहीन बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। अंत में निष्कर्ष आना ही चाहिए हर चर्चा के चाहिए। बाद कि बदलाव की स्थिति में आप कम से कम 4 पॉइंट तो बताओ कि किन बातों के लिए आपने ये चर्चा की और आपके हिसाब से इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उस बदलाव को कम से कम पॉइंट आउट तो किया जाए। तो इससे बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि दिखावेबाजी से ज़्यादा अगर हम निकल कर के वहाँ पे आएँगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो समाधान भी निकलेगा। तो सर, आपके साथ यहाँ बात करके हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे और ख़ास तौर पे बिहार की राजनीति जो आज के समय में सरगर्मी में है, उस पे भी आपने आपकी अच्छी जानकारी, अच्छी पकड़ है और इतने सालों का अनुभव है। चलते-चलते हमारे दर्शकों से यानी कि जो वोटर है, जो नए वोटर भी हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जनता देखिए, को हमारे वोटर, अब पहले वाली बात, प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव कम है पहले से। हमारे जो नौजवान हैं, जो 18 साल के बाद वोट देने के अधिकार को प्राप्त करते हैं, उन्हें हमेशा एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जिसकी छवि ईमानदार की हो, जिसकी छवि क्रिमिनल की न हो, जो समाज के लिए घर घर जाकर, कोई कोई एमपी और एमएलए कार्य किसी के करें। घर तक नहीं जाता कि आपको क्या परेशानी है। वो बस आया, दिल्ली में क्वार्टर मिल गया, दिल्ली में क्वार्टर में रहने लगा, उसके बाद जब कभी आया 2 दिन आया चला गया, क्या हो रहा है। आप एक अच्छे कार्यकर्ता को वोट करें और किसी भी पार्टी के गलत प्रभाव में ना आए। आपका जो विवेक कहता है, आपकी जो फाइंडिंग्स है, आपने जो अनुभव देखा है, आपने जो महसूस किया है, आप उसी को वोट करें, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। लेकिन आपको सर, यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहे हैं मेरे मन में कि जब हम मेरे मेरे मन में भी हमेशा से ये बात रहा है कि कैंडिडेट को चुनना चाहिए। तो क्या ऐसी स्थिति में पार्टी कमज़ोर नहीं हो जाएगी? तो जो एक मजबूत सरकार बनाने की जो स्थिति होती है, वो कहीं डामाडोल नज़र नहीं आएगी फिर? देखिए, मजबूत सरकार जो बनती है, उसकी लहर खुद बनी हुई होती है, उसकी लहर खुद बनी हुई होती है। आज का पॉलिटिक्स बहुत चेंज करता जा रहा है। आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, अब मैं आपको 2 मिनट लूँगा, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस खत्म होती जा रही है, लेफ्ट पार्टी खत्म होती जा रही है, भाजपा एकमात्र पार्टी है जो स्ट्रांग है। बाकी राज्यों में खत्म हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टी देखिए, कहीं आरजेडी है तो कहीं टीआर, कहीं अन्ना डीएमके है, कहीं उत्तर हाँ। प्रदेश में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक चेंजेस आ रहा है और वो चेंजेस राष्ट्रीय स्तर पर बिखर गया। आप देखें, आज गुलाम नबी आज़ाद ने त्यागपत्र दिया और वो बड़ी पार्टी में नहीं गए, उन्होंने भी एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाने की क्षेत्रीय घोषणा कश्मीर में कर दी, क्योंकि वो मान रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का भविष्य बेहतर है। आप सही है। बिहार में देख लीजिए, कांग्रेस का अंतिम चुनाव था वही 89-90, उसके बाद कांग्रेस खत्म, कांग्रेस का मुख्यमंत्री खत्म, उसके बाद कभी आरजेडी, कभी जनता दल यूनाइटेड, कभी भाजपा जनता दल यू, चाहे ये कांग्रेस, इस टाइप का जो सिनेरियो बन गया, ये सिनेरियो अब राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी भी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनने नहीं आए हैं, कोई कभी नहीं, भी। अभी तक ये रहने हाँ, नहीं आया है इस पृथ्वी पे, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। हाँ। अब जिस तरह गोलबंदी हो रही है क्षेत्रीय पार्टी की, हुँ। आप देखिए वो अकेले पड़ गए। आज उनके पास कोई गठबंधन में उनके साथ कोई नहीं है। अब सारा गठबंधन समझ गया कि देखिए, एक केजरीवाल किस तरह से बढ़ गए,
पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली। तो कहीं न कहीं से एक ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें एक पार्टी अब पता नहीं कि मजबूती से केंद्र में रह पाएगी कि नहीं पाएगी, कि राज्य की सत्ता अलग तरीके की पॉलिटिक्स होगी, ये आने वाला समय बताएगा। हुँ। बिल्कुल, आने वाला समय अभी बहुत कुछ बताएगा, लेकिन देखिए, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कैसे-कैसे ऊँट किस करवट बैठता है। तो ऐसी बहुत सारी बातों पे नज़र रहेगी और हमें बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जनता का दायित्व और जनता का कार्य मुख्य रूप से आगे आने वाले समय में वही बोलेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ में कि एक सकारात्मक माहौल, एक सकारात्मक समाज की संरचना की जिसमें हम लोग हमेशा सोचते रहे हैं, हम उसमें भागीदारी अपनी दे सकें, सुनिश्चित कर सकें। तो बस इसी उम्मीद के साथ में आज की बातचीत, ये बात मुलाकात का कार्यक्रम हम यहीं पे संपन्न करते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक यहाँ पे जुड़े रहे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए, क्योंकि कई बार जैसा कि हमने बोला कि अच्छे से अच्छे चैनल पे भी कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन जहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा हो, उन बातों को भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं मिल-जुल करके एक बेहतर समाज को बनाने का, जो दायित्व मन में कहीं न कहीं दबा-छुपा सबके है। आइए मिलके करते हैं कुछ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद, सर। नमस्कार। आपका इसी तरह का टॉक शो होता रहे, हम लोग देखते रहें, और आप काफ़ी अच्छा सवाल करती हैं, और इसी टाइप से बात करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें, यही हम लोगों का ब्लेसिंग्स आपको। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आगे भी देखेंगे उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपके अंदर भी कोई प्रश्न है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी और विषय पे आप जानकारी चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारी नई बातों की भी जानकारी आपको आने वाले समय में मिलेगी। तब तक के लिए बस इंतज़ार कीजिए हमारे साथ में, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। जय